बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर पॉलिटिकल पार्टी में तोहफे होते हैं, लेकिन इमरान खान को बहुत सारे तोहफे मिले। ये शेर अफजल मरवत वैसे तो इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया, और उन्हें पार्टी के नौजवान या पॉलिटिकल पार्टी ये लोग कहते भी रहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दें अपनी कौमी असम्बली की सीट से। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो बज़िद रहता है कि जब तक मुझे इमरान खान नहीं कहेगा खुद बुलाकर, मैं तब तक कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। देखिए, अपने इस्तीफ़े के लिए शेर अफजल मरवत को इमरान खान चाहिए कि जनाब इमरान खान मुझे बुलाकर कहे तो मैं उसके फैसले के मुताबिक रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा मज़ेदार केस सामने आया। ये बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया। मैं सुहेल रशीद साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उनकी तहरीर से आपको मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। साथ ये सबूत भी लगे हुए हैं। ये अंग्रेज़ी के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई है आइनी अदालत के अंदर। और शेर अफजल मरवत साहब ये चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी ओहदे से हट जाएं और अली अमीन गंडापुर दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएं। जब अली अमीन गंडापुर नए नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने थे, उस वक्त वो शेर अफजल मरवत साहब से काफ़ी नफरत करते थे, उनके बहुत खिलाफ बोलते थे। वो लोगों को ये बताते थे कि शेर अफजल मरवत कितना करप्ट है, वो बंदे लेकर आता है, वो मादनियात के काम करना चाहता है, वो पार्टियां घेरता है, उनसे पैसे लेता है, उसने पाकिस्तान के बाहर भी पैसे लिए। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर साहब लोगों से करते थे। ये एक वक्त वो भी था। लेकिन फिर हमने देखा कि बड़ी शानदार दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजरती। फिर दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, जलसों के अंदर एक दूसरे के साथ जफियाँ डालते हैं, और बड़ी कुर्बतें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों एक ख़ास वक्त के बाद। फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनका तोती बोलता था, जैसे चाहते थे वैसे वो चीज़ें करते थे। तो अब वो दौर सुनहरा चला गया। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हटा दिया, और एक और आदमी सुहेल आफरीदी, उसे इमरान खान ले आया कि जनाब इसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दें। अब ये इमरान खान की मर्जी है, वो अली अमीन गंडापुर को बनाए या सुहेल आफरीदी को बनाए। दोनों इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार ये कहते हैं कि मैं कौमी असम्बली की सीट तब छोड़ूंगा जब मुझे इमरान खान साहब बुलाकर खुद कहेंगे। अब उन्होंने जो पटिशन दायर किया उसमें बड़ा मजेदार उन्होंने मौक़िफ़ ले लिया। वो ये कहते हैं अदालत को कि ये सारा कुछ ही गलत हो गया, आप हटाएं सुहेल आफरीदी को और उसकी जगह पर लेकर आए अली अमीन गंडापुर को, ताकि वो कंटिन्यू करे वज़ीर आला के तौर पे। अब ये बात कोई अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं कही, लेकिन शेर अफजल मरवत ने ये पटिशन डाली है। तो अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत की दोस्ती तो सबको पता है। अब मरवत साहब ने जो एक वजह बताई वो बड़ी मज़ेदार है। मरवत साहब अदालत को बताते हैं, यानी अपनी जो आइनी पटिशन है, अपनी दरख्वास्त है उनकी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान को अपनी दरख्वास्त में सजा याफ्ता नाअहल शख्स लिखते हुए कहा कि उसके दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान एक सजा याफ्ता नाअहल शख्स है, और इमरान खान के दबाव पर लिए गए इस्तीफे की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये तो गंडापुर को बुलाकर अदालत पूछेगी जनाब आपने खुद इस्तीफा दिया या आपसे एक नाअहल शख्स ने इस्तीफा लिया, या अब वो मामला इस तरफ को जाएगा। सुहेल आफरीदी जो है वो अपनी अरकान असम्बली की ताकत से आकर बने, इमरान खान के कहने के ऊपर आकर बने। लेकिन इस वक्त ये जो सारा गेम हो गया ना, इसमें एक चीज़ साबित हो गई कि शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि इमरान खान सजा याफ्ता और नाअहल शख्स है, और उसके फैसलों के ऊपर किसी का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। तो शेर अफजल मरवत इस्तीफा क्यों देगा जब इमरान खान कहेगा? तो यानी अपने बारे में वो कहते हैं जब तक इमरान खान नहीं कहेगा तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और गंडापुर के बारे में वो कहते हैं क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता शख्स है, लिहाजा उसके दबाव के ऊपर इस्तीफे की आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। तो जनाब बहुत सारे लोग बेनकाब हुए, और बड़ी ज़बरदस्त खबरें इनके हवाले से आती रहती हैं। वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, और लालच बड़ी खौफनाक बला है। होता यह है कि लोग एक्सपोज होते चले जाते हैं, बस सिर्फ उन्हें वक्त देना चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिला, नवाज शरीफ को वक्त मिला, मरियम नवाज को वक्त मिला, सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया ये कितने पानी में थे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आसिम मुनीर ने मजीद वक्त लिया है। आप देखिएगा, पता चलेगा कौम को ये क्या है। जनरल बाजवा अपने पहले 3 साल में नहीं पहचाना गया, लेकिन जैसे ही उसे वक्त मिला 3 साल और उसको मजीद मिले, वो बेनकाब हो गया, लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। तो अब पाकिस्तानी खड़े होंगे, कब खड़े होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को गंदम नहीं दी जा रही। देखें, ये दोनों जो सूबे हैं ये गंदम पैदा नहीं करते। बलूचिस्तान में गंदम पैदा होती है लेकिन उनकी ज़रूरत से कम होती है, उनके पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे उस तरीके से ज़मीन नहीं है जैसे पंजाब में है या सिंध में, और उस तरीके से वहाँ पे गंदम की पैदावार बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। लेकिन उनके पास और बहुत कुछ है। इसी तरह बलूचिस्तान में रेगिस्तान है बहुत बड़े बड़े, और उनके पास भी गंदम की पैदावार के लिए उस तरह से पानी या बाकी चीज़ें नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर गंदम पैदा करें अपने लोगों के लिए। तो होता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली, गैस और बहुत सारी मादनियात और पानी ये सब जाता है पंजाब में और सिंध में। उसके बदले में यहाँ से गंदम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलती है। तो मिलजुल कर ही काम चलता है ना। इसी तरह बलूचिस्तान से बेशुमार मादनियात, बहुत बड़े पैमाने पर गैस, कोयला, पूरा पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाता है और बलूचिस्तान के लोग जिनकी तादाद बहुत कम है उन्हें इसके बदले में गंदम भी मिलती है। लेकिन हुआ यह कि सिंध और पंजाब दोनों की हुकूमतों ने गंदम की नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि देखें गंदम की पैदावार कम हुई हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। किसान को बहुत मार पड़ी है गुज़िश्ता चंद सालों में। किसान का इन्होंने कचूमड़ निकाल के रख दिया, वो बेचारा कैसे पैदावार को बढ़ाए। पैदावार लगातार कम हो रही है और ये गंदम रोक कर बैठ गए। फ़र्ज़ करें कि अगर बलूचिस्तान वो अपने वसाइल रोक लेता है और खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल रोक लेता है, तो पंजाब और सिंध के लोग इस गर्मी के अंदर पागलपन का शिकार हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर वो अपने वसाइल रोक लेते हैं। तो ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के समझने की है कि उन्होंने ऐसे नफरत अंगेज किस्म के लोग लाकर बिठा दिए इक़्तिदार में जो अपने से बाहर कुछ सोचते ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है हमजा शहबाज बहुत दबाव डाल रहा था कुछ लोगों पर कि फलाने फलाने रूट के ऊपर जो है वो बसें चला दो इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने बताया जनाब वहां पे तो सड़क ही नहीं है, वो प्रॉपर जगह ही नहीं है, वहां पे आप कह रहे हैं बस चला दो, वहां डकैतियां पड़ती हैं शाम को, हम तो चला ही नहीं सकते, वो तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो हमजा शहबाज ने ये कहा था उन्हें कि यार 10 दिन के लिए चला दो, 15 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन वाले दिन तक चला दो, उसके बाद बेशक बंद कर देना। तो ये अपना हर फैसला अपने जाती और सियासी मफाद के अंदर करते हैं, उससे बाहर निकल कर नहीं करते। अब इन्होंने जो नालायकी दिखाई उसके बाद गंदम की पैदावार में कमी हुई, और उस पैदावार में कमी के बाद या तो पूरा पाकिस्तान उसका बोझ उठाए, तो इन्होंने सारा बोझ डाल दिया उन सूबों पर जो पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं, मादनियात भी देते हैं और बेशुमार और फैसिलिटीज़ देते हैं। ये नाजरीन पाकिस्तान के अंदर इस सोच के साथ तो मुल्क और वफाक आगे नहीं बढ़ता जो यहाँ किया जा रहा है। नाजरीन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बार बार सामने आती है। नून लीग वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी पॉलिसी में गालम गलोच है। यानी नून लीग में आप देखें जो आदमी जितना बदज़बान और बदतमीज़ होगा उसको उतना अच्छा ओहदा मिलता है, वो उतने अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। जो आदमी जैसी बेशर्मी कर सकता है उतना ज़्यादा उसको इख्तियार मिलता है। बाकी जमातों में लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं जो इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं, ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वैसे भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ओन नहीं करती। यानी पीटीआई के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स हैं जो ऐसी बात करते हैं जो इखलाकी नुक्ता नज़र से गलत है। इसी तरह पीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, जमात इस्लामी के, हर जगह पे हैं। लेकिन जहां जहां पे ऐसे सपोर्टर्स हैं, तरीके लबैक वालों के भी हैं, सबके हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि नून लीग के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसे घटिया और जूमानी और बदतरीन जुमले कसने वाले और ज़ाती ज़िंदगियों में घुसने वाले लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई उन्हें ओन नहीं करता। नून लीग ओन करती है। यानी जितनी गंदी और गलीज गाली देने वाला अकाउंट होगा ना, उसके फॉलोअर की लिस्ट में जाएंगे तो आपको नून लीग की क़यादत मिलेगी, खास तौर पे मरियम नवाज। वो एक बहुत ही घटिया और गलीज गालियां देने वाला आदमी आता है, ये नून लीग की क़यादत उसका इस्तकबाल करती है, उसको प्रोटोकॉल देती है। अभी एक और घटिया गालियां देने वाला आदमी आता है तो उसके लिए तकारीब मुनक्कद की जाती हैं। यानी आपको इमरान खान किसी एक ऐसे आदमी को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी आपको ऐसे लोगों को फॉलो करती हुई नजर नहीं आएगी जो गालम गलोच करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे दूसरी तरफ पीएमएलएन को, तो ये सब लोग पॉलिसी के तहत उन अकाउंट्स को, उन लोगों को फॉलो करते हैं जो गंदी गालियां देते हैं। देखिए जुल्फिकार जी भुट्टो या इमरान खान, उन्होंने नौजवानों को सवाल करना सिखाया। उन्होंने नौजवानों को बताया कि जनाब आप सवाल करें, आप इनसे जवाब मांगें, आप आर्गूमेंट करें।
इसी आर्गुमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आज शामिल है, PMLN है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबसे मेन इसका करैक्टर है, ये सारे ये समझते हैं कि नौजवान जब सवाल करता है तो वो बदतमीजी है, ये हमसे सवाल कैसे कर सकता है। इंडिया में नौजवान सवाल उठा रहे हैं। आपको मैं इंडिया में बड़ी मजेदार आपको मैं किस्सा बताता हूं। इंडिया के जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने 15 मई को, यानी अब से एक हफ्ता पहले, उन्होंने अदालत में एक प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने कुछ रिमार्क्स दे दिए। वो रिमार्क्स क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस, कि यहां कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं। ये कॉकरोच आप जानते हैं ना, वो लाल बेग जिसे कहते हैं, ये उसके बारे में उन्होंने कहा, यहां पे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह है और उन्हें नौकरियां नहीं मिलती या उन्हें कोई जगह नहीं मिलती किसी प्रोफेशन के अंदर। तो उनमें से कुछ जो हैं वो मीडिया में चले जाते हैं, कुछ जो हैं वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, कुछ जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट बन जाते हैं या दीगर चीजों में एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबके ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं। यानी नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब किया चीफ जस्टिस ने। तो रद्द-ए-अमल के तौर पर, इस ताने के रद्द-ए-अमल के तौर पर, वहां इंडिया के नौजवानों ने काकरोच पार्टी अनाउंस कर दी और नाम रखा पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी। अब तक लगभग उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं और जो डाटा सामने आ रहा है आप हैरान हो जाएंगे। इसी ताने को हथियार बनाते हुए इंडियन नौजवानों ने 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इकट्ठे कर दिए हैं। लगभग 1 करोड़ लोग उन्होंने अपने साथ जोड़ लिए हैं। ये एक नौजवान है अभिजीत दीपक, ये 30 साल इसकी उम्र है। इसने इसको शुरू कर दिया फौरी तौर पे और नौजवानों को कॉकरोच कहा कि वो कुछ कर नहीं पाते। तो उसके बाद कॉकरोचों ने भारत पे हमला कर दिया। अब नौजवान डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब पिछले 10-12 साल में हमें क्या मिला। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसीज गलत हैं, नौजवानों को नौकरियां और बेहतर मुस्तकबिल नहीं मिल रहा, दुनिया नौजवानों को इस्तेमाल कर रही है और इंडिया नौजवानों को स्पॉइल कर रहा है। तो नौजवान बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया में भी खड़े हुए। इससे पहले बांग्लादेश में हमने देखा, नेपाल में हमने देखा कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ नौजवान खड़े होते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हकायक उनके सामने अब कुछ भी ढका छुपा नहीं है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बुरा किसने किया और पाकिस्तान का मफाद किसके साथ है। देखिए, पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान के नौजवानों के साथ है। पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान की आवाम के फैसले में है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में जो करती रही है या जो कर रही है, इसके साथ पाकिस्तान का मफाद नहीं है। पाकिस्तान लगातार नीचे गया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों की वजह से। नादरीन, इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी हैं, उनकी तरफ जाएं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि टैप टैप सेंड एक मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है और इसके ज़रिए से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। इसकी तफसीलात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं खबरों की तरफ। नादरीन, सबसे पहले तो बाजोड़ के अंदर एक ड्रोन गिरा और उसमें एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था, एक मासूम बच्चा, वो शहीद हो गया। कुछ बच्चे जख्मी भी हो गए। देखिए, यही बच्चा अगर किसी गटर में गिरकर शहीद हो जाता ना, तो क्योंकि ये कसूर होना था एक सियासतदान का या सियासी जमात का या किसी एक हुकूमत का, तो पाकिस्तान के मीडिया ने वावेला मचा देना था, रोला डाल देना था। पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। पाकिस्तान के मीडिया ने क्या कुछ कर देना था, आपको अंदाजा है। लेकिन क्योंकि ये ड्रोन के नतीजे में बच्चा शहीद हुआ है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान का मीडिया नहीं बोलेगा, बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। वजह यह है कि इसका खुरा जाके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलता है। देखिए, अगर ये ड्रोन पाकिस्तान की फौज का था तब भी, और अगर ये किसी दुश्मन का था तब भी, जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है ना, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की और सिक्योरिटी एजेंसीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये ड्रोन अपना था तब भी अपना बच्चा शहीद हो गया। अगर ये ड्रोन किसी और ने मारा था तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक मासूम बच्चा जो स्कूल जा रहा था, जिसका एक शानदार मुस्तकबिल हो सकता था, वो बच्चा स्कूल जाते हुए शहीद हो गया और उसकी लाश के साथ उसका बस्ता पड़ा हुआ अस्पताल में। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किसी सियासतदान की गलती नहीं है, इसमें किसी आम आदमी की गलती नहीं है। जहां पे गलती कभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की निकल आए, वहां पे पाकिस्तान का मीडिया गलती पे पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर देता है, और यही करते हैं हमेशा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। यानी रिपब्लिकन्स तो बदल रहे हैं, वो मैं आपको बताता रहता हूं वक्तन फवक्तन, लेकिन जो डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, क्योंकि मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अगली बारी अब रिपब्लिकन्स नहीं आएंगे, अगली मरतबा डेमोक्रेट्स आएंगे। ये सबको नजर आ रहा है, ये अब ओपन है।
देखें अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन जीत पाएंगे जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो ट्रंप की हरकतों से डेमोक्रेट्स की सोच में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब 75% डेमोक्रेट वोटर्स ये समझते हैं कि इसराइल को हथियार नहीं दिए जाने चाहिए, यानी 75% ये समझते हैं कि अमेरिकी हथियार इसराइल को देने के वो मुखालिफ बन गए हैं। वो कहते हैं नहीं, उनको नहीं देने चाहिए। हालांकि आज से 3 साल पहले सिचुएशन ये थी कि 45% डेमोक्रेट्स ये समझते थे कि इसराइल को अमेरिकी हथियार नहीं देने चाहिए, और आज ये मिकदार 30% मजीद बढ़कर 75% तक पहुंच गई है। फिर 60% ये समझते हैं कि इसराइलियों के मुकाबले में फ़लस्तीनी बेहतर हैं, यानी 60% डेमोक्रेट्स जो वोटर्स हैं वो अब फ़लस्तीनियों की हमायत करते हैं इसराइल के मुकाबले में। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो अमेरिका में आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम की वजह से आ रही है। डीडी जियो पॉलिटिक्स इन्होंने एक खबर शाया की है, और ये बहुत तहलका खेज खबर है कि ईरान ने हैरान कुन कारनामे सर अंजाम दिए। इस खबर के मुताबिक उन्होंने अपना बिजली का निज़ाम जो बहाल किया है या अपने रस्ते दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाए हैं, जिन रस्तों को तबाह कर दिया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो सब हैरान कुन है। वो कह रहे हैं जी जो हमने अंदाजे और तखमीने लगाए हुए थे या जो अमेरिका का अंदाज़ा था उससे बहुत जल्दी ईरान ने अपना एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर लिया। वो बहुत तेज़ी से बहाली के काम की तरफ बढ़ रहा है, और सबसे खौफनाक बात जो उन्होंने बताई वो ये है कि ईरान ने अपने हथियारों को ना सिर्फ महफूज किया बल्कि प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू कर दी है। और यह भी बताया गया कि अगर ईरान को जंगबंदी के दिन से लेकर अगले 6 महीने तक का वक्त मिल गया तो वो हथियारों के मैदान में अपनी पहले जैसी हालत में वापस पहुंच जाएगा, जबकि अमेरिका और इसराइल को वो हथियार वापस पाने में जो उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं 3 साल तक का वक्त लग सकता है। नाज़रीन, अब जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं और ये ऐसा लगता है कि हतमी कोशिशें हैं। आसिम मुनीर अब ईरान में जा रहे हैं कि कुछ करके ईरान को मनाया जाए, मगर मसला जो है मेन वो वही यूरेनियम का है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का जिक्र किया और मुआहदे का जिक्र किया तो नेतन्याहू काफ़ी भड़क गया था। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि जब तक कि यूरेनियम का मामला हल नहीं हो जाता, यूरेनियम को हम ईरान से निकाल नहीं लेते, तब तक हम ईरान के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे और जंगबंदी मुस्तकिल नहीं होगी। तो इस पे फिर नेतन्याहू थोड़ा सा मुतमईन हुआ। फिर हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन्स चले और बाद में पता चला कि वो ड्रोन इराक से आए हैं, और इससे मिलती जुलती एक खबर ये है कि इराक में 2 खुफिया फौजी अड्डे इसराइल के वो बेनकाब हुए हैं। अब ये किसने ड्रोन चलाए ये आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और अहम खबर ये है कि गाज़ा में जो कुछ किया गया, जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के कारकुनान आए थे इंसानी हमदर्दी के तहत जो गज़ा जाना चाहते थे, उनके साथ जो कुछ इसराइली फ़ौज ने किया और जिस किस्म की वीडियो वहाँ से जारी की गई एक इसराइली वज़ीर की जानिब से, उस पर वाकई बहुत बड़ा रोला पड़ गया है। तीसरा वीलॉग है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसकी शिद्दत का आइडिया ही नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर और जिन ममालिक से ये कारकुनान गए थे वहाँ पे शोर मचा हुआ है। अब ये कारकुनान जब वापस पहुँचेंगे अपने अपने ममालिक में तो ये कहानियाँ बताएंगे कि उनके साथ किस किस्म की बदसलूकी की गई है। और वो वीडियो जो जारी की गई इसराइली वज़ीर की जानिब से, उसने तहलका मचा दिया है। इसराइल जो है वो बैकफुट पे चला गया है, और ट्रंप पीस काउंसिल के जो सरबराह हैं निकोले मेलाडिनोफ, उन्होंने ज़ेरे हरासत फ्लोटीला कारकुनान के पास अतमार बिन गफ़ीर, ये वो वज़ीर है जिसने सारी हरकत की है, उसके दौरे की मजम्मत की है और उन्होंने उसे नाकाबिले कबूल और शर्मनाक करार दिया है। और ये कहा है कि ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा का जो पीस प्लान है उस पर अमल दरामद के भी खिलाफ है और इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसके भी खिलाफ है। और ये जो वीडियो जारी की गई, देखें एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पहले एक फुटेज जारी करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी कि हम ये फुटेज जारी नहीं करेंगे। वो फुटेज बहुत प्रोफेशनल फुटेज थी जो पहले जारी की जा रही थी, लेकिन वजारत खारजा ने कहा जो इसराइल की है कि ये फुटेज जारी ना करें, इससे प्रॉब्लम होगा। उसके बाद जो बिन गफ़ीर है, जो वज़ीर है कौमी सलामती का इसराइल का, वो पहुंच गया वहाँ पे और उसने एक फुटेज खुद बना के पब्लिक कर दी और उसका रोला जो है वो पूरे यूरोप में पड़ा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो हेड है बोर्ड ऑफ पीस का, वो भी इसके खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गया है। नाज़रीन, जो दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
देखिए, खलीजी ममालिक का तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो रहा है। आबने हुरमुज़ बंद है, तेल की पैदावार बंद है, गैस की पैदावार बंद है और दुनिया को उस तरीके से वो सप्लाई नहीं कर पा रहे जैसे वो करते थे, तो अरबों डॉलर का नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन जो शिपिंग कंपनीज हैं जो लगातार वहां से तेल, गैस और तजारती माल लेकर जाती हैं, उनके जहाज खड़े हैं पानी में। अब ये जहाज मूव करते रहते हैं ना, तो इनके लिए बेहतर होता है। जब ये एक जगह पानियों में खड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये बताया जा रहा है बड़ी शिपिंग कंपनीज की जानिब से कि जहाज़ों पर काई जम रही है। जेलीफिश समेत कई ऐसे जानदार हैं जो बड़े सख्त खौल वाले हैं, वो जहाज़ों को मुतासर कर रहे हैं। वहाँ पानी का जो टेम्परेचर है इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो इतने गर्म पानी में जो है वो जानदार जब जहाज़ों के साथ आकर चिपकते हैं तो उससे जहाज़ों को नुकसान बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं जी ये भी एक डैमेज हमें हो रहा है। तो ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी सूरत नॉर्मल हो जाए, उतना ही ईरान के लिए भी अच्छा है, पूरे खित्ते के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और यूरोप के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितनी जल्दी ये जंग के मामला ख़त्म होकर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं।